नमस्कार। टीकमगढ़ से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। बुंदेलखंड के कलमकार में आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ जिले की। टीकमगढ़ जिले में स्वतंत्रता से पहले आंचलिक पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी थी। 1 अक्टूबर 1940 को आंचलिक पत्रकारिता की पहली किरण के रूप में मधुकर का प्रकाशन पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। कहा जाता है कि यह पत्रिका राजकोष यानी कि रियासत के सहयोग से शुरुआत की गई थी। एक नज़र डालते हैं टीकमगढ़ जिले की आंचलिक पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ बुंदेलखंड के अति पिछड़े जिले में जाना जाता है। यहाँ पत्रकारिता की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले हो चुकी थी। पत्रकारिता जगत के पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1 अक्टूबर 1940 में पाक्षिक पत्रिका मधुकर का प्रकाशन शुरू कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड की पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण नेतृत्व किया। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका मधुकर ने धूम मचा दी थी। आज भी मधुकर में प्रकाशित सामग्री विविध दृष्टिकोणों से प्रासंगिक है। शोधपरक पैमानों पर आज भी मधुकर के अंक उत्कृष्ट और विश्वसनीय माने जाते हैं। आंचलिक पत्रकारिता में मधुकर को बुंदेलखंड का विश्वकोश कहा जाता है। मधुकर के प्रकाशन ने हिंदी साहित्य लेखन को एक नई दिशा दी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। वर्ष 1944 जून में लोकवार्ता त्रैमासिक का प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1946 में इसका अंतिम 6वां अंक प्रकाशित हुआ। इसका संपादन श्री कृष्णानंद गुप्त जी करते थे। इस पत्रिका के कुल 6 अंक ही प्रकाशित हो सके। 5 अप्रैल 1946 में लोकवार्ता तथा दिसंबर 1946 में मधुकर का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ। मधुकर ने देशी राज्यों में सामंतशाही और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत की, जिसके चलते ओरछा नरेश को यह आभास हुआ कि उनके द्वारा पोषित पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे क्रांतिकारियों की संरक्षक बनती जा रही है। रियासतों के मुखर विरोधियों का समर्थन मधुकर करता है। फलतः राज की मदद बंद हुई। मधुकर के बंद होने की वेदना पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक छंद में भी व्यक्त की है। मधुकर पहली पत्रिका थी जिसमें वर्ष 1947 में बुंदेलखंड अलग राज्य के निर्माण को लेकर एक विशेषांक निकाला गया था। श्री पीताम्बरा अधुवर्य ने वर्ष 1948 में साप्ताहिक विंध्यवाणी का प्रकाशन किया। विंध्यवाणी के प्रकाशन का उद्देश्य सर्वमान्य, राजनैतिक और देश हित में था। 31 दिसंबर 1951 को इसका अंतिम अंक प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1945 में त्रैमासिक पत्रिका लोकवार्ता का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक कृष्णानंद गुप्त थे। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड की लोक वार्ताओं के अध्ययन और संकलन के ज्ञान का प्रचार करना था। लोक संस्कृति की यह पत्रिका लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाई। इसके 4 अंक ही प्रकाशित हो पाए और मार्च 1946 में यह बंद हो गई। इसके बाद 1 मई 1973 को जिले के पृथ्वीपुर नगर से साप्ताहिक ओरछा टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। नमस्कार। बुंदेलखंड के कलमकार में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे टीकमगढ़ जिले की आंचलिक पत्रकारिता की। जानेंगे टीकमगढ़ जिले की आंचलिक पत्रकारिता को और उसके विकास को। साथ ही बात करेंगे बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता के भविष्य को लेकर। मेरे साथ टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप खरे जी साथ में हैं, जिन्होंने 1991 से पत्रकारिता आरंभ की थी। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रदीप जी, बताएं कि टीकमगढ़ जिले की आंचलिक पत्रकारिता का सुनहरा इतिहास रहा है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने मधुकर का प्रारंभ किया था टीकमगढ़ से। मधुकर के बाद उन्होंने जो आंचलिक पत्रकारिता का पौधा रोपा था, आज बट वृक्ष के रूप में खड़ी है आंचलिक पत्रकारिता। तो आप टीकमगढ़ की आंचलिक पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं आज के परिदृश्य में? सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं और आज पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका जो योगदान है सामाजिक रूप से, उसका भी हम खुले दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और जहाँ तक आंचलिक पत्रकारिता का सवाल है, तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की जो सोच रही है
उस समय की हालात यहाँ के इतने बेहतर नहीं थे और उन्होंने अपनी पत्रकारिता की दम पर ही कह लें कि इस क्षेत्र को एक विकास देने का भरपूर काम किया। और उसका योगदान क्षेत्र में डॉक्टर जैसे राजेंद्र अस्पताल है, राजेंद्र पार्क है, राजेंद्र सागर डैम है, तो उनकी ये सोच रही है कि किसानों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए उन्होंने बांध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मांगा और उन्हें मिला भी। मरीजों के बारे में उनका चिंतन आप स्पष्ट देख रहे हैं कि आज अस्पताल हम सबके बीच में है, जो जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह राजेंद्र पार्क आज, लेकिन वो सोच नहीं रही है जहां तक हमारा मानना है। एक व्यावसायिक पत्रकारिता ने जो अपना एक बड़ा स्वरूप जो बना लिया है, उससे आंचलिक पत्रकारिता को एक गहरा आघात भी लगा है और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके दिलों पर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है कि आज पत्रकारिता का स्वरूप पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। उसको अपन ये कह लें दूसरे तरीके से कि आज आर्थिक स्थिति लोगों ने अपनी सुधारने के लिए तरीके गलत अपना लिए हैं और व्यावसायिकता पूरी तरह से इस आंचलिक पत्रकारिता पे एक ग्रहण की तरह छा गई है, जो हम सबके लिए भी चिंता का विषय है। तो इसे कैसे बदलेंगे इस बारे में भी सोचना होगा। एक सवाल ये उठता है कि ये पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने मधुकर का प्रकाशन किया तो राजकोष यानी कि रियासत के धन से वो जी निकलती थी, लेकिन लोग कहते हैं कि जब मधुकर ने प्रजातंत्र की आवाज को उठाना शुरू किया तो राजकोष की तरफ से बहाना कर दिया गया कि राजकोष में धन नहीं है मधुकर के लिए। ये बात कहाँ तक सच है? ये तो कई जगह पढ़ने को हमें भी मिला है और उस समय उन्होंने संघर्ष काफी किया है। तो व्यवस्था को लेकर के या व्यवस्था के साथ मिलकर के जो लोग नहीं चलते हैं उन्हें यातनाएं भी झेलना पड़ती हैं और आर्थिक संकट भी झेलना पड़ते हैं। और आज़ादी के ज़माने से हम कई ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं कि अगर आप व्यवस्था से मिलकर के नहीं चलते हैं, सरकार के खिलाफ आप जाएंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सत्य के साथ आप जाएंगे तब भी आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो सिस्टम है आज, सिस्टम इतना बिगड़ गया है, भ्रष्टाचार भी आज जगह जगह है, अराजकता भी है, अपराध भी है, माफियाओं के जाल भी हैं। ऐसे के बीच में खड़े होकर के एक निष्पक्ष पत्रकारिता करना हमारी समझ में सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कहाँ कैसे हाल के साल में जिएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज पत्रकारिता, पहले नारद जी के जमाने से हमारे गुरु रहे हैं, वो राक्षसों के बीच में भी गए, देवताओं के बीच में गए हैं, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। आज हालात कुछ विपरीत हैं, तो उनको समझ पाना बड़ा कठिन काम है। और लोगों के दिल में पत्रकारिता को करते समय भी एक भय का माहौल रहता है, सुरक्षा नहीं है। तो स्थितियां आंचलिक पत्रकारिता से लेकर के आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देख रहे हैं, पत्रकारिता अगर करने कोई जाता है तो कई घटनाएं आज हमारे बीच में आ रही हैं और न्याय की भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े लेवल पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं उनकी पहुंच निश्चित है, यहाँ नहीं होगी तो भोपाल होगी, भोपाल नहीं होगी दिल्ली होगी। तो ऐसे लोगों से निपट पाना ये कलम के सहारे मुझे तो नहीं लगता कि आज के जमाने में संभव है। तो ये स्थितियां बड़ी विपरीत होती जा रही हैं, जो चिंता की बात। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि आंचलिक पत्रकारिता करना यानी कांटों का ताज पहनना है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जो होती है उसको सिर्फ आंचलिक पत्रकार ही कर पाता है। ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान का जो परिदृश्य है बुंदेलखंड का, उसमें कहाँ देखते हैं एक आंचलिक पत्रकार को आप? आंचलिक पत्रकारिता में जब करते हैं तो संघर्ष तो है, लेकिन करना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर गरीबों की आवाज कलम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा। तो पत्रकारों को गरीबों की भी आवाज बनना है और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में भी उन्हें सोचना है कि विकास कैसे होगा, नए नए प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कैसे आएंगे, व्यवसायिक बेरोजगारी हमारे यहाँ की जो बड़ी समस्या है। तो पत्रकारों का तो जो काम है वो अपने तरीके से करते हैं, जैसे बनता है वो उस स्तर पे जाके करते हैं, लेकिन उनके साथ सहयोग करने की जो भावना पहले राजनेताओं की होती थी कि अगर अखबारों में एक सिंगल कॉलम भी कोई खबर छपती थी तो नेता उसको बड़ी गंभीरता से लेते थे, प्रशासन उसे गंभीरता से लेता था। लेकिन आज स्थितियां वो नहीं है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपना लाभ देख रहा है, उसको ना तो अपने क्षेत्र से कोई लेना देना रह गया है, ना ही देश के से कोई मतलब है, ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना समाज जाति से कोई मतलब है। अब तो सिर्फ ये लग रहा है कि हमारा लाभ कैसे होगा, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। सोशल मीडिया के आने के बाद क्या आपको लगता है कि आंचलिक पत्रकारिता का जो बेस था कि समाज, शासन और सत्ता से दूर खड़ी व्यक्ति की आवाज बनना, सोशल मीडिया के बाद आने के बाद क्या आंचलिक पत्रकारिता का विकास हुआ है या पतन हुआ है? आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है इस मामले में? आंचलिक पत्रकारिता का विकास तो खैर नहीं कह पाएंगे, खासकर बुंदेलखंड के मामले में जहां तक हमने देखा है, यहाँ तो हम सिर्फ पतन की ओर जा रहे हैं।
बनारसी दास से अगर आज हम अपनी तुलना करें तो हम उनके सामने कोसों दूर हैं उनसे। उसके बाद पीताम्बर अधौरी जी ने पत्रकारिता की, पुष्प जी ने पत्रकारिता की, डॉक्टर सुरेश शर्मा ने पत्रकारिता की, भृथरी जी हमारे यहाँ हुए, उन्होंने भी पत्रकारिता की। तो आज उससे हम उनके पद चिन्हों पे चलने के बजाय, या सरदार सिंह जी ने भी यहाँ पे अखबार का संपादन किया। अब सरदार सिंह जी तो जनप्रतिनिधि भी रहे, वहां के विधायक भी रहे। अब उनकी उस समय की परिस्थितियां उन्होंने देखी, अब कैसे जिया है अपना जीवन को, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता की और ईमानदारी से राजनीति भी की। लेकिन अब वो कल्पना अगर हम आज करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम उनके पद चिन्हों पे 10% या 20% भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आजकल जो जैसे एक सबसे बड़ा होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, तमाम है, लोग उस पर लिखते हैं, पत्रकार उस पर जा रहे हैं। तो आंचलिक पत्रकारिता का हनन हुआ है इससे कि विकास हुआ है? मेरा ये मतलब कहने का नहीं, उससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि लेखन दिशाहीन हो गई है। उसमें आप कई बार आप भी अनुभव करते होंगे कि संवादहीनता इतनी मतलब भूभर टाइप की हो जाती है कभी कभी, या ऐसी बातें उसमें लिख दी जाती हैं जो लोगों के दिल को भी ठेस पहुंची है, जातिगत ऐसी टिप्पणियां कर दी जाती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें पत्रकारिता कहीं दूर तक है। उसमें या तो स्वार्थ है या कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कोई लाभ ले रहा है, किसी का माहौल बिगाड़ना चाह रहा है। तो उसमें सोशल मीडिया एक सरल प्लेटफॉर्म है, इसलिए उस पर लोग आसानी से आ जाते हैं और लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। जबकि उससे पत्रकारिता का मुझे तो नहीं लगता कि कोई लेना देना है, ना मेरी नजर में वो पत्रकारिता है। सोशल मीडिया आपकी नजर में कोई नहीं, मैं उसे पत्रकारिता नहीं मानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हो सकता है कई लोग मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप संवाद को देखें या उनकी लेखन की जो शैली होती है, कई बार तो गालियों तक का उपयोग लोग कर देते हैं। तो अब मुझे मीडिया की तो ये भाषा नहीं है कि हम किसी को गालियां दे करके बात करें या इतनी हमारे यादें टिप्पणियां लोगों पे कर दें। अभी ताजा एक उदाहरण अभी चल रहा है, वो भागवत उच्चार से वो अपने हैं, क्या नाम है, हमारे ही नाम राशि है, प्रदीप मिश्रा जी को लेकर के राधा जी को उन्होंने कहा। अब वो अखबारी भाषा तो नहीं हो सकती ना, अखबार पे हम देवी देवताओं को लेकर के या किसी जाति विशेष को लेकर के, हमारा तो नहीं सोच है, ना मैंने लिखा है, ना जो पत्रकार होगा वो करेगा। तो अब हम आप ही बताएं कि किस स्तर तक वो पत्रकारिता के दायरे में है कि हम हमारे आधे टिप्पणियां करें, लोगों को गालियां दें, किसी को ऐसे शब्दों से भी, उपनामों से हम संबोधित कर देते हैं जो उसको भी ठेस पहुंचती है, उसके समर्थकों को भी पहुंचती है। तो हमारे आदत प्लेटफॉर्म के लिए तो वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं दूर तक पत्रकारिता है। बुंदेलखंड में जो नए युवा बच्चे जो पत्रकारिता में आने चाहते हैं, तो उनको भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या भविष्य है यहाँ पे? देखिए, युवाओं में ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं नहीं है, युवाओं में भी एक से एक आज भी आप देख रहे हैं, कई टेस्टों में बढ़िया निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी निकल रहे हैं, पत्रकारिता में भी कई लोग आज बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। लेकिन फर्क ये कि वो हैं कितने, आखिर संख्या उनकी इतनी कम है कि एक नगण्य भी कहें, उनको जीरो तो कह लें, तो वो लोग नजर नहीं आते हैं। और जो नई पीढ़ी के जो लोग आगे आ रहे हैं, वो उनका क्षेत्र ऐसा है कि वो पत्रकारिता को छोड़ करके पहले दिन से ही उन्हें लगता है ये बहुत बड़ा खेत है और इस फसल इसमें लहरा रही है, तो वो हंसिया की बाल की तरह लेने और काटने का काम शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत अच्छी कमाई है, विज्ञापन का नाम लेकर के या उसको व्यवसायिक रूप से कहीं और भी नाम, पैकेज में किस तमाम आजकल क्या चल रहा है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह के कई रास्तों से लोग पैसा वसूल लेते हैं। कहीं ब्लैकमेलिंग वगैरह भी, ऐसा नहीं है कि अपन कहें कि पत्रकारिता में नहीं है, ब्लैकमेलिंग का रास्ता भी एक पत्रकारिता का कमाने का जरिया है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से माने ये कह लें कि मेरे हृदय को तो खैर वेदना है, और मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि पत्रकारिता अब बची ही नहीं। कभी कभी तो मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, लेकिन अब जो है उसको कहते हैं, अधिकारियों में, कर्मचारियों में भी कई लोग भ्रष्ट हैं, कई लोग ईमानदार। तो वो ईमानदार जो वो बेचारे परेशान रहते हैं कि आखिर ये बदलाव कैसे हो। आपने एक शब्द कहा था, जब मैंने रिसर्च किया था तो आपने एक शब्द बोला था कि जो युवा पत्रकार हैं वो सिर्फ सूचनात्मक खबरें करते हैं। हाँ, जो युवा पत्रकार हैं वो सूचनात्मक खबरें करना जानते हैं, पत्रकारिता करना नहीं जानते हैं। नहीं तो पत्रकारिता का आपको बताएं कि पत्रकारिता का नजरिया एक नहीं होता है, हमें हर क्षेत्र में सोचना पड़ता है कि कहाँ कौन सी कमी है। चाहे जैसे या जल संकट को ले लें, या बिजली को ले लें, या पौधारोपण को ले लें, या अपराध को ले लें, या कोई आज आप देखेंगे समाज में, खासकर बुंदेलखंड में बाल उत्पीड़न के मामले इतने आ रहे हैं कि पढ़ने वाले शर्मसार हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आकर वो क्या रहा है, कई जगह हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, कई जगह कैसी कैसी घटनाएं आज हमारे बुंदेलखंड में हो रही। तो हमारा बुंदेलखंड का ये स्वरूप कभी नहीं रहा। डकैत भी हमारे यहाँ एक जमाने में हुए, उनके भी एक मर्यादाएं हुआ करती थी, वो भी शालीन हुआ करते थे। आज तो
सफेदपोश भी इतने बड़े डकैतों के वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो कष्ट की दायक बात है, बदलना तो नहीं, पड़ेगा। आपने एक शब्द कहा था सूचनात्मक, माने जो युवा पत्रकार आ रहे हैं उसे सूचना। पत्रकारिता वो है ही नहीं, कार्यक्रम तो 8 पास लड़का भी कहीं जो देख रहे हैं सूचना देना है कोई भी दे देगा। पहले भी जमाने में संवाद यह हुआ करते थे, संवाद देने का काम है कोई भी कर देगा। तो पत्रकारिता क्या है, पहली बात तो हमें इसी को समझना, संवाददाता और पत्रकारिता में भी बहुत अंतर है। पत्रकार होना और संवाददाता होना, आपने इधर का संवाद लिया उधर पहुंचा दिया, विशेष अखबार के लिए लिख रहे हैं आप, किसी एक विशेष चैनल के लिए लिख रहे हैं, तो वो मैं नहीं मानता कि वो पत्रकारिता है। पत्रकारिता तो एक पत्रकार का एक आर्टिकल आपको पता है 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए में लोग लेते, क्योंकि वो एक्चुअली में पत्रकार हैं, वो लिखना जानते हैं। और जब आदमी जब तक लिखना नहीं जाएगा, जब तक खुद नहीं पढ़ेगा, तो वो लिखेगा कैसे? तो पहली बात तो उसे खुद पढ़ना चाहिए। पत्रकारिता कर रहा है वो अध्ययन नहीं करना चाहता, किताबों से लोग दूर हो गए हैं। अब उसे अभी रामायण के बारे में आप पूछोगे तो शायद हमें नहीं लगता कि पत्रकार को रामायण का पता हो, या गीता या कुरान का या बाइबल का, जबकि पत्रकार तो हर किताब पढ़ना पड़ती है, उसको तो जब अध्ययन करना होगा तो निश्चित है कि स्टडी तो करना होगी, लेकिन वो नहीं करते हैं। उन्होंने तो सोच लिया कि हम कार्ड बनवा लिया है, पत्रकार हो गए। तो अब वो समस्याएं हैं, लेकिन अब कैसे निपटते हैं उनसे? ये थे टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप खरे जी, जिन्होंने टीकमगढ़ जिले की आंचलिक पत्रकारिता और बुंदेलखंड में युवा पत्रकारों के भविष्य को लेकर के खुलकर विचार रखे। नरेंद्र जरिया, टीकमगढ़।